हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक बार फिर से प्रेजेंट हूं मैं एक नया सेशन लेकर, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है, किस तरह से इसका ताप पर इफेक्ट होता है, इसके अलावा इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं। साथ में लास्ट में अपन बात करेंगे उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो अपने बीच में छोड़ दिए हैं, तो उनको अपन एक महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में उनके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे आप अच्छे से नहीं जान पाएंगे कि आपके सामने मैंने क्या कंटेंट प्रस्तुत किया है और आप उसमें से क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य बनता है, वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। और जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध के बारे में अपन सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ होती है कि पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में धारा प्रवाह का अवरोध करता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। सब मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध किसे कहेंगे कि पदार्थ के अंदर मौजूद वह गुण जो पदार्थ में धारा प्रवाह का अवरोध, यानी कि उसमें जो धारा फ्लो हो रही है, जो विद्युत करंट फ्लो हो रहा है, उसका विरोध करता है, तो वह विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। जैसे अपन बात करें कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस को कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आर बराबर होगा रो इंटू एल अपॉन ए होगा। क्या होगा? आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होगा। तो जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध का मान होता है, वो हमेशा पदार्थ की ज्यामिति के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, उस पर प्रयुक्त विभव अंतर या उसमें प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रतिरोध ताप का विशेष गुण होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिरोध का जो अपने को एक निश्चित मान प्राप्त होता है वो हमेशा उसकी ज्यामिति के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके ऊपर जो उसमें जो विद्युत विभव का अंतर होता है उसके ऊपर, या फिर उसमें प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर नहीं करता है। और जो एक प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ का एक विशेष प्रकार का गुण होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी मात्रक की, कि जो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है वो क्या होता है। तो डिफरेंस रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है उसको ओम कहा जाता है, यानी कि ओम इसका मात्रक होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह आपके सामने जो दिखा रखा है ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। फिर अपन मान के एक ओम की अपन बात करते हैं कि एक ओम क्या चीज़ होती है। तो किसी भी तार पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, यानी कि कोई भी एक तार के ऊपर कोई दो विभव के बीच में 1 वोल्ट का अंतर फिक्स करने पर यदि उसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे उस तार का 1 ओम कहा जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी एक तार है, अब तार के ऊपर जो मौजूद दो विभव, उन दोनों विभवों के बीच में अगर 1 वोल्ट का करंट फ्लो किया जाता है, 1 वोल्ट का उनके बीच में अंतर रखा जाता है दोनों विभवों के बीच में, तो उसके ऊपर जो धारा 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है उसी को तार का 1 ओम, तार के प्रतिरोध का 1 ओम कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है परिवर्ती प्रतिरोध। तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? तो स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक स्रोत है, स्रोत के अंदर अगर उसकी वोल्टता में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए तो उस स्थिति में उसके विद्युत परिपथ की जो विद्युत धारा है उसको नियंत्रित करने के लिए जिन अवयवों का उपयोग किया जाता है उन्हीं को क्या कहा जाता है? परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। ओके, जो परिवर्ती प्रतिरोध होता है इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है वो विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण को प्रयुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं अपन
प्रतिरोध का ताप के ऊपर इफेक्ट, कि ताप के ऊपर प्रतिरोध किस प्रकार से अपना इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चालक के लिए। तो चालक के लिए बात करते तो जो ही अपन तापमान बढ़ाते हैं, प्रतिरोध के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो हमेशा चालकों की जो चालकता का मान होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है। जबकि प्रतिरोधकता की अपन बात करते तो प्रतिरोधकता का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। तो ये तो होती है चालक के अंतर्गत। चालक के अंतर्गत क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर तो चालक की चालकता क्या होगी, कम होगी, ठीक है, जबकि प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, बढ़ता जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है कुचालकों के ऊपर। अब कुचालकों के ऊपर किस प्रकार से प्रतिरोध अपना इफेक्ट बनता है तापीय प्रभाव के रूप में। तो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर चरघातांक के रूप में कम होता जाता है, जबकि ताप घटाने पर यह क्या करता है, बढ़ता जाता है। कुचालकों की अपन बात करें तो कुचालक के अंतर्गत ये होता है कि जो जो अपन प्रतिरोध के तापमान को बढ़ाते जाएंगे, उस घातांक जो उसके जो चरघातांक नियम के अनुसार उसका तापमान क्या होता है, घटता जाता है, क्या कम होता जाता है। लेकिन ताप घटाने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है। और परम शून्य ताप लगाने पर लगभग ताप पर प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रतिरोधक या प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, चरघातांकी रूप से क्या होता है, कम होता जाता है, लेकिन ताप घटाने पर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन अगर परम शून्य ताप लगाएं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिरोधकता क्या होती है, अंत में क्या होती है, अनंत हो जाती है। ओके, लेकिन परम शून्य ताप पर कुचालकों की चालक शून्य या प्रतिरोधकता अनंत हो जाती है। बात करें अपन परम शून्य टेम्परेचर की, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की अपन बात करें तो उस स्थिति में जो कुचालकों की जो चालकता होती है वो शून्य, जबकि प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, वो अनंत हो जाती है। तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो होता है रो बराबर होता है रो 0 ई ईजी अपॉन के टी होता है। तो यहाँ पे जो ईजी होता है वो दोनों चालकों के बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको दर्शाता है। तो ईजी किसको दर्शाता है, चालक बैंड या संयोजकता बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको इफेक्ट किसके द्वारा दर्शाता है, ईजी दर्शाता है। क्योंकि के होता है वो वोल्टेज मैन का नियतांक कहलाता है, और टी होता है वो पदार्थ का टेम्परेचर होता है जिसको अपन डिग्री केल्विन के अंतर्गत इंगित करते हैं। ओके, तो कुचालकों के लिए जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा का मान हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो जो अपन उसके तापमान को बढ़ाते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो ही अपन तापमान को घटाएंगे तो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों की अपन बात करें तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के सहसंयोजी बंध टूटने के कारण धारा यानी कि इलेक्ट्रॉन होलों की संख्या बढ़ने से धारा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अर्धचालक इस बात को इंगित करते हैं कि जो जो अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को जो अपन बढ़ाते जाएंगे तो उस कंडीशन में ऐसा होगा कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। उनके टूट जाने से जो धारावाही के अंदर जो धारा बह रही है उसकी जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या करती है, धीरे बढ़ने लगती है, और संख्या बढ़ने से धारा भी क्या हो जाती है, बढ़ना प्रारंभ कर देती है। ओके, अर्धचालकों के लिए अगर ताप गुणांक अल्फा कण की बात करें तो ताप गुणांक अल्फा क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जो अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, घटती है। कहने का मतलब उनकी चालकता क्या होगी, बढ़ती जाए। प्रतिरोधकता घटेगी तो चालकता बढ़ेगी, और प्रतिरोधकता अगर बढ़ती है तो चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिएगा, और साथ में वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा फ्रेंड, तभी आपको इसको अच्छे से आप जान पाएंगे। तो बढ़ते नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं तो वो है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। कहने का मतलब उनको किस क्रम में किस तरह से जोड़ा जाता है और किस क्रम का कैसे इनका यूज किया जाता है। तो यदि किसी भी परिपथ में उपस्थित दो अथवा अधिक प्रतिरोध एक के बाद एक श्रेणी में जुड़े हों तो ऐसे क्रम को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहने का मतलब कोई भी परिपथ है, उस परिपथ के अंतर्गत दो या दो से अधिक अगर प्रतिरोध होते हैं उनको एक के बाद एक श्रेणी क्रम यानी कि उनको क्रम से जोड़ा जाता है, तो वो जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, वो कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन ऐसा क्रम संयोजन होता है जिसमें परिपथ में उपस्थित दो खुले बिंदुओं को दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोधों से रेजिस्टेंस इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोध के सिरे दोनों बिंदुओं से जुड़े रहें। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन
कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक ही बिंदु से निकलेंगी और जाकर दूसरे बिंदु से जुड़ेगा, फिर वहां से निकलकर वो तीसरे बिंदु, कहने का मतलब एक बिंदु से निकलकर वो सारे दोनों क्या करते हैं, सभी प्रतिरोध से दोनों बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, कि जहां से निकलते हैं और जहां खत्म होते हैं वहां पे जाके दोनों बिंदुओं से जुड़े होते हैं, तो वो क्रम संयोजन कैसा होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ओके, बात कर लेते हैं इनके तुल्य प्रतिरोध की, कि इनका तुल्य प्रतिरोध किस तरह से होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन की अपन बात करें तो इस प्रकार की व्यवस्था में सभी प्रतिरोध निम्न प्रकार से जुड़े होते हैं, जिनमें आर क्या होता है, एक तुल्य प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 R प्लस एन होगा। क्या लगे, मतलब R1 से स्टार्ट होकर अनंत तक आप अपनी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है कि जो धारा होती है, धारा पूरे परिपथ के सभी भागों में क्या होती है, समान रूप से प्रवाहित होती रहती है। ओके, तो ये तो बात हुई किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है समांतर क्रम संयोजन की। संयोजन क्या होता है, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसमें इसकी जो मात्रा होगी वो हमेशा इसकी हो रही है आधी होती है, पर इसमें जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग प्रतिरोध कार्य करता है। ओके, तो 1/r बराबर क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश डैश प्लस 1/rn होता है। तो इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है, विद्युत धारा अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग रूप में कार्य करती है, और इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। किसके, श्रेणीक्रम संयोजन के बजाय अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। ओके, तो इसमें कुल विद्युत धारा होती है वो I, जो अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग धारा के योग के तुल्य होती है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, अब अपने को होता है श्रेणी क्रम की बात करें तो उसमें जो धारा होगी वो क्या होती है, समान रूप से बहती रहती है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, हर प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होता है। ओके, तो इस स्थिति में ये होता है कि जो इसमें जो कुल धारा होती है वो I बराबर क्या होती है, I+1 प्लस I+2 प्लस I+3 प्लस इक्वल डैश डैश IN होती है। ओके फिर, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट है विद्युत क्रम श्रेणी क्रम विद्युत परिपथ की प्रमुख कमियां। अब जान लेते हैं अपन इनके कमियां क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर दे तो परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा कब होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जब भी परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। वह पूरे परिपथ में समान धारा प्रवाहित होती रहती है। ओके, तो ये तो बात हो किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की। दूसरा अपन बात करते हैं वो है, अगर अपन घरों में कौन से परिपथ का यूज करते हैं तो वो होता है हमेशा श्रेणी क्रम। घरेलू परिपथ में हमेशा समांतर क्रम संयोजन का यूज करते हैं। तो घरों में विद्युत कनेक्शन व लाइट फिटिंग के लिए हमेशा समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तीसरी बात है कि घरों में विद्युत फिटिंग के लिए 3 तार यूज किए जाते हैं, एक होता है फेस, एक न्यूट्रल और दूसरा होता है भू संपर्क तार का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये तो बात हो इनकी कमियों की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो कुछ ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों का उपयोग जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत प्रेस, विद्युत मोटर, इन सब में किसका ऊपर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ओके, तो यदि किसी चालक का प्रतिरोध R जिस पर V वोल्टता लगाकर T समय में I धारा प्रवाहित की जाती है, ध्यान से सुनना, यदि कोई भी एक चालक प्रतिरोध है R जिस पर अगर V वोल्टता को लगाकर उसमें T समय में अगर I धारा प्रवाहित की जाती है तो H बराबर क्या होगा, I² RT या VIT होगा। ओके, तो अर्थात उस उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के प्रतिरोध के व प्रवाहित समय के समानुपाती होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके अनुप्रयोग कि इनके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो पहला अनुप्रयोग ये है कि कई प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इनका उपयोग विद्युत हीटर, टोस्टर व प्रेस आदि में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट है फ्यूज का गलनांक अपेक्षाकृत निम्न होता है, जिससे उच्च विद्युत धारा बहने पर यह तुरंत पिघलकर परिपथ तोड़ देता है। कई बार आपने देखा होगा कि अपने जो अपना फ्यूज
उड़ जाते हैं। अपन जो अब जहाँ मीटर लगा होता है वहाँ देखो लगे होते हैं ना लोहे के 2 फ्यूज, बड़े बड़े फ्यूज, अगर वो कई बार एकदम अचानक से तेज़ लाइट आती है तो वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्यूज तार का गलनांक होता है वो क्या होता है, करते निम्न होता है, और जो उसमें अगर तेज विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो क्या करता है, तुरंत पिघलकर परिपथ को क्या करता है, तोड़ देता है और आगे की तरफ विद्युत सप्लाई को रोक देता है, जिससे हमारे जो एपरेटर्स होते हैं, अपने जो भी फ्रिज कूलर टीवी जो भी लगे होते हैं उनको उनके नुकसान होने से उनको बचा लेता है। तो यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही आधारित होता है। तो इसकी रेटिंग हमेशा एम्पियर में व्यक्त की जाती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सबसे पहले बात करें तो विद्युत धारा की मात्रक की, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ओके फ्रेंड, दूसरा है विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया है तथा धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के हमेशा क्या होती है, विपरीत होती है। ओके, यानी कि जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है उसको हमेशा वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, और इसीलिए विद्युत धारा को हमेशा धनावेश का रूप माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है, जिसको C द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो लगभग 6 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेशों के तुल्य होती है, आवेशों के बराबर होती है। जबकि अपन इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है अल्प विद्युत धारा परिपथ को, अल्प विद्युत धारा को मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है, जबकि 1 माइक्रोन एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है विद्युत धारा को हमेशा एमीटर में मापा जाता है और इसीलिए इस परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का यूज करते हैं। ओके, जबकि विभवांतर को हमेशा वोल्टमीटर में मापा जाता है और इसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ओके, बात करें ओम के नियम की, तो ओम के नियम को सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1827 ईस्वी में सबसे पहले ओम के नियम को दिया था। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है विद्युत हीटर की कुंडली की अपन बात करें तो विद्युत हीटर की कुंडली एक मिश्र धातु होती है, इसको नाइक्रोम कहा जाता है। तो विद्युत हीटर की कुंडली मिश्र धातु नाइक्रोम की बनी होती है और नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होता है वो तांबे से बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें टंगस्टन की, तो टंगस्टन का गलनांक का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और यह विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इसीलिए इनका उपयोग विद्युत संचरण में प्रयुक्त तारों में किया जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट है सेल का विद्युत वाहक बल किसी खुले परिपथ में बैटरी के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर का मान बैटरी के विद्युत वाहक बल के हमेशा क्या होता है, तुल्य या उसके समान होता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि आपका आज का कंटेंट आपके किसी भी फैमिली मेंबर या आपके किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोर देन हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप जाइए भी जितना आपके जितने भी ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक जो छोटा सा मैसेज वो आप सब तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन के प्रति या किसी भी चैप्टर के प्रति कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य पिन करिएगा, या मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं तो वहाँ पे आप मुझे जाकर मैसेज कर सकते हैं। पर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप मुझे कॉल ना करें। आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं अवश्य आपके आंसर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, और मेरे जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें, ताकि आपके सामने जितने भी कंपटीशन एग्जाम आए उसमें आप जीएस नॉलेज को बिल्कुल जीएस पार्ट के एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकें और अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर सकें और जल्दी जल्दी अपने सक्सेस को प्राप्त करें। और यही इसी कामना के साथ एक बार फिर से आपका सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको लेकर आपके सामने प्रेजेंट होता हूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।